AIB 22 की नोटिफिकेशंस आउट हो गई हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका 29 नवंबर को है। उससे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की कि ये क्यों होता है। जब भी आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, चाहे वो 3 इयर्स लॉ हो या 5 इयर्स लॉ हो, उसके बाद आपको एक सिंपल टेस्ट देना होता है AIB का वकील बनने के लिए। उसमें आप लॉयर से एडवोकेट बनते हैं। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या रहता है। आपको अपने सिंपल स्टेट बार काउंसिल में जाना है। वहाँ पे आपको लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, वो आपको फिल करने हैं और आपको एक इनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड होगा। उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो वैलिडिटी है, वो सिर्फ 2 साल के लिए रहती है। इसके बाद आपको उसी दौरान में AIB का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अब हम फ़िलहाल ही बात करते हैं, क्योंकि AIB 22 अभी रिसेंटली में आने वाला है ये एग्ज़ाम, जो कि जिसका एग्ज़ाम मैंने आपको बताया 29 नवंबर को है। तो आज का जो ये सेशन है, ये जो वीडियो है, इट्स अबाउट हमें अपनी स्ट्रैटेजी कैसे रखनी चाहिए AIB 22 के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस बार हमने AIB 21 में फ़ेल होते हुए देखे हैं। तो उसी स्ट्रैटेजी को मैं आज आपसे आज डिस्कस करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये पेपर आपका जो कंडक्ट कराएगी वो BCI कराती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आपका जो एग्ज़ाम है BCI कंडक्ट कराएगी। और ये जो एग्ज़ाम है सिंपल एग्ज़ाम होता है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि CBT VBT होगा, नहीं, सिंपल एग्ज़ाम रहेगा। OMR शीट मिलेगी आपको, वहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा उसमें आपको वो सर्कल फिल करना होता है 4 ऑप्शन में से उसी, और आपको वहाँ पे पेन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो ये एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है। ये होता है सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स का, जिसमें टोटली 180 मिनट्स आपको दिए जाएंगे पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग है तो नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपको सिंपली आपको अपना सारा, आप आराम से क्वेश्चन पेपर पढ़िए, उसको पूरा समझिए और उसमें सॉल्व कीजिए डायरेक्टली जाकर। आपका एक आंसर जो सही होगा उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, और जो गलत होगा तो आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो ट्राई आप अपना वहाँ पे सारा पेपर सॉल्व करें। फिर आपके लिए इसमें ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रहता है, बच्चों को पता नहीं होता है कि कितने मार्क्स उनके लिए रिक्वायर्ड हैं लाना इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। तो वो आपके लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए जो मार्क्स हैं वो हैं 45 मार्क्स, और जनरल और OBC का अगर हम देखें, इन दोनों कैंडिडेट को 45 या 45 से ऊपर एक मार्क्स लाना ज़रूरी है। और वही अगर हम SC ST और PWD की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स लाना है। अगर हम एक सेफ़र, आप मुझसे कहोगे कि मैम 45 का तो रेशियो समझ नहीं आ रहा है कि हम 45 के ही मार्क्स हम अटैम्प्ट करें वहाँ जाके। अगर आपको सेफ़र जोन में रहना है ना, तो आप अपने पेपर को एनालाइज करके इतना आपको दिमाग लगाना होगा पेपर में कि हमारे कम से कम 50 से लेकर के 60 के बीच में मार्क्स बने, तभी आप लोग सेफर जोन में रहेंगे और आपका इजीली ये एग्ज़ाम क्रैक होगा। इसमें अब मैं बताती हूँ, ये एक तो बेसिकली आपका एक ओपन बुक टेस्ट होता है, जिसमें आपको वहाँ पे बेयर एक्ट्स लेके जानी होती हैं, जो भी रिक्वायर्ड बेयर एक्ट्स होती हैं आपको किसी भी बुक स्टोर्स पे मिल जाएंगी। वो जो भी लॉ के अच्छे फेमस बुक स्टोर्स होंगे, उसमें आपको बेसिकली पूरा वो कंटेंट लेके जाना होता है। एंड माइंड माय वर्ड्स, कोई भी कमेंट्स वाली बेयर एक्ट नहीं लेके जानी है। आपको BCI बहुत ही क्लियरली बोलता है, उसमें कोई भी कमेंट नहीं होना चाहिए, कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी सिंपल प्लेन बेयर एक्ट ओनली। तो अब मैंने आप लोगों से मटेरियल भी डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या लेके जाना है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस चीज़ के लिए। मैंने वैसे तो BCI आपको बहुत ही क्लियरली उन्होंने आपको दिया है, आप उनका मेन नोटिफिकेशन अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली बताया है कि हम कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहे हैं। जैसे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। CRPC में और BNSS, जो कि अब दोनों ही आपको पढ़ के जाना है। पहले क्या होता था कि सिर्फ बच्चे CRPC पढ़ के जा रहे हैं, क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, नहीं, अब आपको दोनों उसके सेक्शंस पता होने चाहिए। CRPC के भी साइमल्टेनियसली BNSS की, आप कोई भी छोड़ के नहीं जा सकते। फिर आप बात करते हैं CPC की, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें भी आपका 10 नंबर का बनेगा क्वेश्चन। IPC भारतीय न्याय संहिता, इसमें आपको सेक्शंस तो बहुत अच्छे से रट के जाने होंगे कि आपको ऑफेंसेस पता हों उसके, तो इसमें से भी आपके 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा।
एविडेंस एक्ट से, बीएस से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन दोनों को पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एक ही पढ़ा। हाँ, कॉन्सेप्ट्स के लिए आप एक पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे सेक्शंस, उसमें जो ऑर्डर्स चेंजेस हैं, उसके लिए आपको दोनों एक बार रेफर करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं फैमिली लॉ के लिए। फैमिली लॉ में भी आपको कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें आपका मुस्लिम लॉ होता है, हिंदू लॉ होता है, जिसमें हिंदू लॉ में भी काफ़ी सारे एक्ट्स डिवाइडेड, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो फैमिली लॉ भी आप पूरा ही करके जाएं, क्योंकि ये जो एरिया है ना पोर्शन बच्चों, ये बहुत ही हाई वेटेज ऑफ मार्क्स का है। इसमें फिर अब आपका आ गया ADR, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स। मैंने मेजरली जो मैंने पेपर्स देखे हैं AIB 19, 20 और 21, इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, प्रोफेशनल एथिक्स से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं प्रैक्टिकल वे में। तो काइंडली इसको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाए। और ADR से भी अच्छे क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे ADR से भी आते हैं आर्बिट्रेशन से आपके। फिर अगर हम देखें कि लेबर इंडस्ट्रियल लॉ में, देखो ये जो एरिया है ना आपका, ये वाला एरिया, ये आपका बहुत ही कम नंबर का वेटेज रखता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सारे सब्जेक्ट। सबसे पहले अगर ये लेबर इंडस्ट्रियल लॉ में हम आपको बेसिक्स बताएंगे इसके बारे में, जो जिसके ऊपर आपके ये 4 नंबर के क्वेश्चन तो फंसेंगे आराम से इजीली। फिर अगर हम बात करें टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर लॉ, इसमें से भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 5 सवाल आएंगे इन 3 से भी। फिर अगर हम बात करें टैक्सेशन लॉ से सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जो कि बहुत, ये वाले एरियाज आप अगर थोड़ा, पहले मैं कहूँगी आप पहले हाई वेटेज वाले प्रिपेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी का जो आपके पास 4 महीने का टाइम है, इसमें अगर आप 2 मंथ्स अपने हाई वेटेज एरिया पोर्शंस पे लगाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही एक बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको एक ना आइडिया लग जाएगा कि लॉ कैसे चलता है। फिर अगर हम बात करें, मैं आपसे बात करी थी टैक्सेशन लॉ की, कि इसमें 4 नंबर का सवाल आएगा। फिर इसमें बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, NI एक्ट, इससे भी 8 नंबर का सवाल बनेगा। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे एक्ट्स हैं, कोई बहुत ही बड़े बड़े एक्ट्स नहीं हैं, ये बहुत छोटे एक्ट हैं। आप चाहो तो 2-2 दिन में भी ख़त्म कर सकते हो इन दोनों एक्ट्स को। फिर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, इसमें से आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में। लास्ट, कंपनी लॉ, साइबर लॉ, इन्वायरमेंटल, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड लैंड से यहाँ पे मतलब है लैंड एक्विजिशन एक्ट। कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे लैंड से क्या मतलब है। इस PPT में लैंड का मतलब होता है यहाँ पे लैंड एक्विजिशन एक्ट। इसमें से आपके 10 नंबर बनेंगे इन 5 सब्जेक्ट्स में। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट करनी है, तो मेरा अगर आप सजेशन लें, तो आप लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए जो आपके ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगता है। स्पेशली ये जो 2 प्रोसीजरल लॉज हैं। सब्सटैंटिव लॉज तो आप फिर भी बहुत जल्दी कवर कर लोगे, बच्चे 2-2, 3-3 दिन में भी कवर कर लेते हैं, आप लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में भी किया ही होगा, बट इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। सो ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे दीज 2 सब्जेक्ट्स। अब अगर हम बात करें कि भाई पैटर्न आया कैसा था, AIB 19 में पैटर्न कैसा आया, AIB 20 में पैटर्न कैसे आया, AIB 21 में पैटर्न क्या आया, क्या डिफरेंस हुआ ऐसा कि AIB 19 कैसे निकला, हमारा 20 कैसे निकला। 20 देखो, AIB 19 में क्या होता था कि ये जो पेपर आया आप लोगों का, इसमें सिंपल, देखो बहुत ही सिंपल इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे, बहुत ऐसा कोई डिफिकल्ट इन लोगों ने लेवल नहीं रखा, ताकि बच्चों को बस कंटेंट्स में जाना होता था, इंडेक्स में जाएंगे, वहाँ पे ढूंढेंगे कौन सा सेक्शन कैसा, डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे। और थोड़े से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे कि जो प्रैक्टिकल बेस्ड होते थे, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ये लोग AIB 19 में नहीं डालते थे। फिर AIB 20 आया। AIB 20 में इन लोगों ने ना डुअलिटी कॉन्सेप्ट रखा। भाई इन लोगों ने कहा कि हम आपको टफ भी देंगे, हम आपको इजी भी देंगे, ताकि बच्चा थोड़ा सा स्कोर कर पाए। लेकिन अब जो पैटर्न आ रहा है AIB 21, इसमें थोड़ा सा इन लोगों ने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस इनकी बढ़ गई कि भैया एक एडवोकेट को इतना तो, अगर आप एडवोकेट बनना चाह रहे हो आने वाले टाइम में, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, बेसिक रीजनिंग तो आप कर ही पाओ कम से कम। तो इन लोगों ने नॉर्मल असर्शन और रीजन वाले बेस क्वेश्चन डाल दिए कि आपको एक
कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि, और उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें देखा जाएगा कि भैया ये रीजंस आपके अप्रोप्रिएट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। तो ये वाला जो थोड़ा हुआ ना, इसी वजह से बच्चों का जो फोकस था वो हमेशा यही सोच के जाते थे कि भाई हमें बस क्या करना होगा, कंटेंट्स में जाना होगा, कंटेंट्स में जा करके हम सीधा इंडेक्स देखेंगे, हमें इजीली हम सॉल्व कर। लेकिन ना 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 ना, इस बार AIB 22 जो होगा, जो हम लोग अभी ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, वो काफ़ी टफ आएगा AIB 21 को देखते हुए, कि भाई आपसे हो सकता है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें, प्रोफेशनल एथिक्स पे क्वेश्चंस पूछ लें, हो सकता है आपसे बहुत ही जो भी कोर्ट में यूजुअली क्रिमिनल प्रोसीजर के दौरान, क्रिमिनल कोर्ट्स में जो भी चलता है कि मतलब कैसे प्रोसीड करना है, CRPC से उठा के चीज़ें पूछ लें। तो अब हम AIB 22 को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ज़्यादा, तो इसका आप फिर भी मान के चलिए कि इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड आपका जो AIB 22 बनेगा वो काफ़ी टफ बनेगा। तो ये वाला आपका टफ हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि हाई वेटेज कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहली ही स्लाइड, जो हमारी तीसरी स्लाइड थी, उसी में बता दिया था। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए एक ब्रीफ सेक्शन बनाया है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप जब प्रिपरेशन करने बैठो तो आपको एक आइडिया लगे कि किस सब्जेक्ट को कितनी देर देना है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार दोबारा बता देती हूँ। हाई वेटेज कोर सब्जेक्ट्स होंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल, CPC, CRPC, कॉन्ट्रैक्ट, इसे एक बार को हटा देना, एविडेंस, BSA, IPC और BNS, दोनों पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि एक पढ़ा और एक नहीं पढ़ा, दोनों पढ़ने हैं। फिर उसके बाद फैमिली लॉ, टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल, कंज्यूमर, एडिया, इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके सिर्फ और सिर्फ 46% आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। इसमें से कुछ छोड़ के भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि 4 महीने हैं और हम प्रिपरेशन कर सकते हैं इतने पीरियड में। फिर अगर हम बात करूं, मैंने ना कुछ आप लोगों के लिए इसमें टॉपिक्स लिखे थे कि अब भाई बच्चे को बड़ा दिक्कत होता है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट उठाएगा, उसके बाद सोचेगा कि भाई मुझे टॉपिक कौन से पढ़ने, क्योंकि सारा तो आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि हम सबको पता है जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी टफ होती है कंपैरेटिवली टू हमारी नॉर्मल बुक्स के। तो अगर आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करना है, कुछ नहीं पढ़ना है, पहले फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करो। आपको पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। आर्टिकल 14, 19, 21, रिट्स के बारे में पढ़ना कि क्या होता है, कैसे लगती है, ये 32 और 26। DPSP के बारे में पढ़िए, डायरेक्टिव, इसके बारे में पढ़िए, DPSP के बारे में कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आपका। DPSP पढ़िए, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़िए, प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर पढ़िए जो आपके आर्टिकल 72 में आती है, अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में पढ़ें। स्टार्ट आप आज से ही यहाँ से कर दीजिए। फिर CPC में आपका रेस जुडिकाटा हो गया, सबको पता है ये तो बहुत ही फेमस एक टॉपिक है CPC का, जिसमें से सवाल आता ही आता है। इसके अंदर आप एक चीज़ और ऐड करिएगा, सेक्शन 10, जिसको हम बोलते हैं रेस सब जुडिस। मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, बट प्लीज़ अपने उसमें ऐड करिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है। फिर एग्जीक्यूशन एंड सिविल डिटेंशन, सेक्शन 58, रिटन स्टेटमेंट, ऑर्डर 8 रूल 1, एक्स पार्टी डिक्रीज, ऑर्डर 9 रूल 13, कॉम्पनसेटरी कॉस्ट। एक और ऐड करना जिससे मैंने AIB में काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं, दैट इज ऑर्डर 7 प्लेंट। ये पूरा पढ़ना है, छोड़ना नहीं है ये वाला टॉपिक। फिर अगर हम बात करें इसमें आपके क्रिमिनल एविडेंस एंड कोर्ट की कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो CRPC में और BNSS में मेंटेनेंस सेक्शन 125, इसमें मैं लैंडमार्क जजमेंट भी है आपकी एक शाहबानो का, जिसमें इसमें मेंटेनेंस के ऊपर बात करी है। बाकी प्ली बार्गेनिंग सेक्शन 290, डिफॉल्ट बेली सेक्शन 167, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एलिजिबिलिटी, 0 FIR, इस शाहबानो को कोरिलेट किया गया है 125 से। एक्चुअल मैं आपको मेन क्लास में ज़रूर बताऊंगी। फिर अगर हम बात करें एडमिशंस, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, सर्टिफिकेट सेक्शन 65B, एक्सपर्ट ओपिनियन, these all are topics are very important for AIB 22 purpose. Contract, offer and acceptance, consideration, exception, restraint of trade, discharge of surety. तो take a screenshot for this and आप इस यहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
फिर अगर मैं बात करूं, एक मैंने आप लोगों के लिए बनाया था हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, इंडेक्स लुकअप। मतलब ये एक नॉर्मल बच्चे के लिए मैंने बनाया था। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको ये वाला पैटर्न सही लगता है। फिलहाल के लिए आज इतना ही। और हमारी AIB की सीरीज़ एक आएगी जिसके हम एंटायर AIB का सिलेबस कवर करेंगे, जिससे आप AIB 22 का जब आप एग्ज़ाम देने जाएं 29 नवंबर को, तो आपको कोई भी ऐसा ना हो कि सवाल ना आता हो। इसी के लिए बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन, जो हमारे मॉक टेस्ट हैं, हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, हमारे नोट्स हैं, वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इवन बाकी कोई भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ चाहिए या फिर आपको लगता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं नीचे नंबर एक मेंशन कर दूंगी, उसमें आप जा कर के बात कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सर मिल जाएंगे और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।